तो डूबती नैया को पार लगाने का एक ही रास्ता होता है कि उनको मोटिवेट करना। So, इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? ये सब कुछ मोटिवेशन मिली है मेरे गुरु से और संदीप माहेश्वरी सर से। अरे वेरी नाइस। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और 2 बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेरी नाइस। जल्दी से लोगों को मिलता नहीं है तो हर किसी को पता था कि संजीवनी बूटी से ये जीवित हो सकते हैं, इनकी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन सब एक दूसरे को मुंह को ताक रहे थे कि कौन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जामवंत जी हमारे कुछ बड़े जो लोग हैं, कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद सर पे हो, तो कोई ऐसे लोग हमें होने चाहिए हमारी लाइफ में जो हमें गाइड कर सके। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर द गाइडेंस। तो उनको गाइड किया गया हनुमान जी को कि भाई तुम कर सकते हो, जाओ। तब उनके अंदर ये मोटिवेशन आया था कि यार मैं कर सकता हूँ। वो गए और पहाड़ का आपको पता है एक हिस्सा उठा करके ले आए थे, क्योंकि बूटी पहचानने में परेशानी उनको थी। तो दिस इज व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट एंड यू वांट टू गिव बैक टू संदीप माहेश्वरी। एक जॉब करना चाहता है, दूसरा बिजनेस करना चाहता है, दोनों को सबसे पहले ये जरूरी है कि फाउंडेशन प्लान के लिए जाना चाहिए, फंडामेंटल समझने चाहिए कि बिजनेस और जॉब क्या कहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए 9 to 5 ये लगता है कि नहीं यार, वी डू नॉट वांट टू बी अ कोल्लू का बैल। MBA चायवाला के साथ काम किया है। Yes. उनको लोग पनौती भी बोलते हैं। Yes. उनको खुद को भी पता है वो चीज। हाँ। बट उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अपनी खुद की भी बेइज्जती कराई थी। दे रन द कैंपेन। उनके अंदर इतना करेज कहाँ से आया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं भी चाहता हूँ मैं अपने बिजनेस के लिए किसी बड़े बिजनेस कोच को हायर कर लूँ, लाइक संदीप माहेश्वरी। वो आएंगे ही नहीं, उनका एक अल्ट्रा लेवल का काम है। डॉक्टर बिंद्रा, वो इतनी मोटी फीस लेते हैं, छोटे मोटे लोग उनको हायर ही नहीं कर सकते। सोनू शर्मा, छोटे मोटे लोग हायर ही नहीं कर सकते। डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं कर सकते हायर। जय श्री राम। Welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Taro Himani. So यूपी का 25 साल का लड़का जिसने बड़े बड़ों की बोलती बंद करा दी है, जिसके पास बच्चों से बूढ़े तक बिजनेस के एडवाइस लेने आते हैं। खुद तो वो मोटिवेट हैं ही, लेकिन वो किसी की डीमोटिवेशन को चुटकियों में दूर कर देते हैं। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर अश्विनी कुमार। अश्विनी सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? बस ऑल गुड सर। आप आए, हमारा दिन बहुत अच्छा निकल जाएगा। थैंक यू। आप जैसे मोटिवेशनल पर्सन आज हमारे साथ बैठे हैं, सो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो रियली वेरी ग्रेट आप यहाँ पे हमारे पास आए। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इसी चीज से करूंगी। लोग अक्सर आपके बारे में बोलते हैं तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तो लोगों की डूबती हुई नैया को आप कैसे पार लगाते हो? मैम जैसे मैं बिजनेस कोच हूँ और पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, तो हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं जो लाइफ से मतलब बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं। मतलब वो समझते हैं कि हाँ यार लाइफ में कुछ नहीं है। तो डूबती नैया को पार लगाने का एक ही रास्ता होता है कि उनको मोटिवेट करना, उनको ये दिखाना कि हाँ जिंदगी केवल यही नहीं है, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। ठीक है, प्लस माइनस आते रहते हैं, बट आपको वहां से लर्न करके ना आगे बढ़ना होता है। सो अब तक की जर्नी में ये रहा है कि 170+ सेशन किए, लाखों लोगों को मेंटर किया है, और उसमें कुछ सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं जिनको मुझे लगता था कि यार ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट आफ्टर अ सेशन दे हैव डन समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ। तो मेरा मेन टारगेट होता है कि उनके रूट कॉज को पकड़ो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, एंड उनको ये यकीन दिलाना कि हाँ तुम कर सकते हो। क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मुझे ये पता था कि हाँ यार बाहर जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं कर सकता हूँ एक ऐसे गांव से आकर के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 2011 में आई है सही से, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? सो दिस इज माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम, एंड यू नो पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइव्स। So, इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? ये मोटिवेशन मिली है मेरे गुरु से और संदीप माहेश्वरी सर से। वेरी नाइस। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और 2 बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेरी नाइस। जल्दी से लोगों को मिलता नहीं है अरे सुनना ही बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो 2017-18 में एक मेरे दोस्त ने उनका एक वीडियो का लिंक मुझे व्हाट्सएप किया था। 2017 में? हाँ। तो पहली बार जब उस लिंक को मैंने ओपन किया तो वो एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, रियलिटी एंड इल्यूजन। उनका एक टॉपिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। मैंने वो टॉपिक को देखा, अच्छे से सुना, एंड आई रियलाइज्ड कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कि लाइफ तो असली ये है। मुझे ये लगता था कि 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाए, फैमिली को भी ये लगता था कि लाइफ सेट है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जीवन को देखना हमें सिखाया, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं 0 लेवल पे हूँ। मैंने 1 by 1 1 महीने रेगुलर उनकी जितनी वीडियोस थी सब देखी।
मुझे अंदर से एक चीज़ क्लिक हुई कि यही करना है बस। लेकिन फिर एक चीज़ समझ में आती है कि यार संदीप माहेश्वरी को लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे क्यों सुनेंगे? मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा वर्थ इट नहीं किया है ना। तो लोग एज अ पब्लिक स्पीकर बोलेंगे आपने क्या किया है, कौन सी कंपनी है आपकी, क्या कर दिया आज तक कि आपको जो है ना हम सुने, आपको एज अ चीफ गेस्ट, एज अ पब्लिक स्पीकर आपको हम बुलाएं अपनी जो है ना सेशंस में। तो मैंने इनिशियली कुछ पैम्पलेट प्रिंट कराए और वो अपने एरिया में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा दिए कि पब्लिक स्पीकिंग सेशंस बाय अश्विनी। ओके, बट कौन मुझे जानेगा, इम्पोर्टेंट ये है। एब्सोल्युटली। तो एक भी कॉल नहीं आया एज एक्सपेक्टेड, आना भी नहीं था। ओह, अच्छा। आउट ऑफ दोज 10,000 पैम्पलेट आई प्रिंटेड, एक भी कॉल नहीं आया। तो वो कहते हैं ना मोरल डाउन हो जाता है एक बार। तो मोरल डाउन हुआ तो उसके बारे में मेरे एक टीचर को पता चला कि ये कुछ इस तरीके से करना चाहता है। देन आई थॉट कि सर ये होगा कैसे, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर समथिंग टू द स्टूडेंट वट एवर आई लर्नड इन माई स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। तो उन्होंने बोला कि बेटा किसी को भी दुनिया तब सुनती है जब उसका कोई ओरा होता है, उसने कुछ किया होता है। मैंने बोला एक सेशन आप करा दो, ओरा मैं अपने आप बना लूंगा। वेरी नाइस। देन आई डिड माई फर्स्ट सेशन इन 2018। या वो पहला सेशन हुआ, 10 मिनट में ब्लैंक खड़ा रहा बच्चों के सामने। आई रियलाइज कि यार यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं कि हाँ बोलो, क्या बोलोगे, क्या सुनाओगे आप हमें। मतलब उनकी आंखों से मुझे सवाल नजर आ रहे थे ऐसे। 10 मिनट मैंने लिया कि यार करना तो ये है अश्विनी, हिम्मत कर। मैंने सेशन डिलीवर किया, हूबहू वो शब्द बोले जो संदीप माहेश्वरी जी ने अपने एक सेशन में बोले थे, डिक्टो। बट फिर उसके बाद से मैंने लाइफ को समझना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड अ कंपनी। उसके बाद उस कंपनी के लिए मेहनत किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया। कौन सी कंपनी? उसका नाम लूंगा तो अभी मैं वहाँ से क्विट कर चुका हूँ तो अच्छा नहीं है, वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं पब्लिसिटी करने के। तो उसमें मैंने 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान किया था उस टाइम पे। And तो it was your startup company or it was you were doing the job? No, it was my startup company way back in 2018 और 18th Feb को हमने रजिस्टर्ड किया था मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। बट उनमें से एक ने जो है ना, वो कहते हैं ना डिच करना, वो किया उसमें कंपनी में। वहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान किया। बट आई गॉट टू नो द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस सो दैट आई बिकम अ बिजनेस कोच। तो उसके बाद से फिर अपना कंपनी शुरू किया कुछ समय बाद। उसका नाम ले सकते हैं मोटिवेशन वेव्स, मेरी कंपनी का नाम है, जहाँ पे जिसके अंडर हम बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं और 30+ प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए हैं आज के टाइम में। 170 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं, लाखों लोगों को मेंटोर किया है। तो ये अचीवमेंट है मैम आज के टाइम की। Hats off to you, sir. Thank you. अपनी एज भी बता दो फिर इनको ताकि I'm 1997 born and अभी 26-27 की एज में आई एम द ओनली पर्सन आई थिंक कि मे बी ये कहीं रिकॉर्ड में भी जाए कि 25 की उम्र में मैंने 150 सेशन डिलीवर किए थे। ये बहुत बड़ी बात है सर। जी मैम। मतलब हमें 25 साल की उम्र में ये भी नहीं पता होता है कि हमें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। और आपने ऐसी पोजीशन पे आके अपनी लाइफ में इतनी चीजों को समझ के अचीव भी कर लिया था ताकि लोग आपसे सीखें। ये बहुत बड़ी बात है सर आप में। मतलब और एक ये आई थिंक ये सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी साइड से सबके लिए होनी चाहिए। वेरी नाइस सर। ये इसलिए हुआ मैम कि मैंने जो अपनी लाइफ देखी थी ना बचपन से, तो हमारे परिवार में ये था कि एक साइकिल भी जो है ना अफोर्ड करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पापा और चाचा के पास एक साइकिल होती थी एंड आई एम द ओनली पर्सन इन द एंटायर फैमिली जिसने 2 फिर 4-व्हीलर खरीदे हैं। एंड दे फील प्राउड ऑन देम दैट कि यार हाँ कुछ तो हुआ है। इवन जब मैंने पहली बार जब मैंने नई गाड़ी परचेज करी, मैंने अपने पिताजी के हाथ में पैसे रखे कि यार बाप की दौलत पे तो दुनिया ऐश करती है, मैं चाहता हूँ ये पैसे लो, इसको दो और बोलो कि हमें गाड़ी चाहिए। अरे क्या बात बोल दी है सर आपने। करेक्ट जी, बहुत गहरी बात बोली है, दिल को टच कर रही है सर मेरे ये तो। वेरी नाइस। सर ये मोटिवेशन से रिलेटेड ही मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, व्हाई मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन, क्यों जरूरी है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैम मोटिवेशन एंड सेकंड वन इज इंस्पिरेशन। मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज़ है, यानी सिमिलर एक गुब्बारे की तरह है। अचानक से जो है ना बूम आएगा, यू विल फील लाइक कि हाँ कुछ कर दूंगा, बट सडनली उसके बाद वो चला जाएगा। तो जो चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रही है दैट इज मोटिवेशन। यानी मैंने कोई चीज़ बोली, लोग मोटिवेट हुए, उनको लगा यार कुछ कर देंगे आज तो, शाम तक वो ठंडा पड़ जाता है। सेकेंड थिंग इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन अंदर से बाहर की तरफ आती है। हम किसी को देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, लाइक MS धोनी। MS धोनी ने बहुत अच्छा किया है, लोग इंस्पायर होते हैं कि सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। देयर आर फ्यू विकेट कीपर्स हु वांट टू बी लाइक MS धोनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन से बड़ी चीज इंस्पिरेशन है, और वो इसलिए चाहिए होती है सो दैट वी कैन सक्सीड इन आवर लाइफ।
कई बार हमें पता ही नहीं होता कि यार हम ये कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, रामायण आपने देखी होगी। बिल्कुल। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हर किसी को पता था कि संजीवनी बूटी से ये जीवित हो सकते हैं, इनकी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन सब एक दूसरे को मुंह को ताक रहे थे कि कौन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जामवंत जी, हमारे कुछ बड़े जो लोग हैं, कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद सर पे हो, तो कोई ऐसे लोग हमें होने चाहिए हमारी लाइफ में जो हमें गाइड कर सके। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर द गाइडेंस। तो उनको गाइड किया गया हनुमान जी को कि भाई तुम कर सकते हो, जाओ। तब उनके अंदर ये मोटिवेशन आया था कि यार मैं कर सकता हूँ। वो गए और पहाड़ का आपको पता है एक हिस्सा उठा करके ले आए थे, क्योंकि बूटी पहचानने में परेशानी उनको थी। तो दिस इज व्हाई मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। बट आपकी केस में तो आपने बोला बड़ों की मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है, बट आप तो इतनी छोटी उम्र में बड़ों को मोटिवेशन दे रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं मैम, मेरे भी बड़े हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी हमसे तो बड़े ही हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। वैसे स्कूल में भी बहुत कुछ सीखा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस मैंने कैसे देखा। मैं मोटिवेट तो हो जाता था दूसरे लोगों को देख करके। जब फर्स्ट टाइम मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, तो पहले हिंदी में पढ़ते थे जैसे, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक रूल होता था कि एवरीबडी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश जब तक आप स्कूल प्रीमाइसिस में हो। अब मुझे तो पहले से हमने इंग्लिश पढ़ा था, यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, सा और शाह का फर्क भी नहीं पता था हमें। तो फर्स्ट डे था, मैं ऐसे ही अपनी क्लास के सामने ना ऐसे गेट पे हाथ रख के खड़ा हुआ था। सो सडनली एक लड़की पीछे से आती है एंड शी सेड कि एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव द साइड प्लीज। मैं कहा तेरी दिल को कैसे धक-धक करने लगे थे भाई, अब आगे क्या रिवर्ट करें हम। मुझे ये समझ में नहीं आया उसने बोला क्या है, एंड आई वाज मोर लाइक कि यार क्या गलती हो गई भाई। मुझे इतना डर लगा, यकीन मानो कि मैं पीछे जाकर के चुपचाप बैठ गया। एंड माय फ्रेंड सेड कि हुआ क्या है। मैं कहा ये नहीं पता क्या हुआ है। एंड उसने उस लड़की को बुलाया, देन शी सेड कि भाई मैं तो साइड हटने के लिए बोल रही थी। मैंने बोला बहन हिंदी में बोल लेती, मैं वैसे ही छोटे स्कूल से आया, मुझे मत डराओ। तो वहाँ से आई रियलाइज कि यार ये ज़रूरी है लाइफ में। मुझे अगर इन लोगों के साथ कॉम्पीट करना है या साथ में भी चलना है, देन आई हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। वहाँ से बहुत कुछ सीखा एंड देन ग्रो अप होते गए। फिर 12th क्लास में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, आई वॉज द ओनली वन जो क्लास में साइकिल से जाता था 12-13 किलोमीटर। एक तो हाइट अभी भी इतनी कम है, पहले तो और कम होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। छोटी सी साइकिल से इतना बड़ा बैग पीछे पीठ पे लाद करके हम जाते थे स्कूल में। मेरे कुछ दोस्त ना मुझे टीज किया करते थे, वो बाइक से जाते थे तो मुझे बोलते थे मेरी साइकिल को देख करके कि इसमें गियर डाल ले, कौन से गियर में चल रही है, तीसरे गियर में डाल ले, अब तो चौथे में डाल ले यार, तेज चला, इस तरीके से। तो मुझे चीजें ना पंप अप करती थी कि यार मतलब बाइक लेना इतनी बड़ी बात है क्या। अब मैंने जब घर वालों को बोला तो वाकई लगा घर की बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग साइकिल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। देन फिर भी जैसे तैसे करके फैमिली ने दिलाई भी, और थोड़ा गुस्सा उस टाइम पे ज्यादा था, वो पसंद नहीं आई बाइक। मैं कहा ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए था। बट वो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी इज नॉट फॉर मी, आई थिंक मुझे खुद से करना पड़ेगा। एंड आई डिड दिस। खुद के भी मजा आता है यार, बात एक ही होती है, बस एक टाइम की बात होती है, पहले या बाद में, बस वही चीज होती है जी। सर संदीप माहेश्वरी सर से आपको काफी गुरु मंत्र सीखने को मिले जी। एक ऐसा गुरु मंत्र आप बता सकते हैं जो आप उनके अभी तक उन वर्ड्स पे चलते आ रहे। मैम संदीप माहेश्वरी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में हर एक बुद्धिजीवी बैठना चाहता है। उनसे जो मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिविटी को लेकर के हो, एटीट्यूड को लेकर के हो, ग्रेटिट्यूड को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, लाइफ को लेकर के हो। बट एक चीज़ जो उनकी मेरे दिल को छूती है और उसको मैं अब तक फॉलो करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। उन्होंने एक चीज़ बोली थी अपने एक सेशन में कि अगर मेरे सेशन से आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है एंड यू वांट टू गिव बैक टू संदीप माहेश्वरी, कुछ भी बैक करना चाहते हो, तो ये करना कि जिसको ज़रूरत है उन चीज़ों की उसको गिव बैक करना, सोसाइटी को बैक करना। देन आई ट्राइड, और आज तक मैं 100+ सेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में डिलीवर कर चुका हूँ। देन दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ, उन बच्चों से मिलने जाता हूँ, उनके लिए अच्छी बातें लेकर के जाता हूँ, उनको सिखाता हूँ, एंड आई एम कमिंग बैक टू माई हाउस। अरे वेरी नाइस। एंड आई रोट अ लेटर फॉर संदीप माहेश्वरी वंस। वो किसी की चीज़ें पढ़ते नहीं है, मैंने वो कोशिश करके लेटर उन तक पहुंचाना, मुझे लगा कि पहुंचाना चाहिए, मैंने पहुंचाया। एंड आई डोंट नो कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट दैट लेटर वाज जस्ट फॉर द एक थैंकफुल लेटर था संदीप जी के लिए कि आपने जो किया है दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ। और अगर मैं उस वीडियो को नहीं देखता ना संदीप माहेश्वरी की, मैं शायद कहीं पे जॉब कर रहा होता। दैट्स ऑल अबाउट माय लाइफ। नाइस सर। तो
आई जस्ट वांट टू आस्क कि जैसे अभी आपने बोला कि जॉब कर रहा होता, बिजनेस नहीं कर रहा होता, है ना जी। तो आई जस्ट वांट टू नो कि बिजनेस ज्यादा बढ़िया है या जॉब ज्यादा बेटर है एक पर्सन की? बहुत शानदार सवाल है। मैं ना कई बार पॉडकास्ट में जाता हूँ, कोई लोग पूछते नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सवाल पूछते हैं। आप रिलेट कर रहे हो, दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग। सो द आंसर इज कि जॉब और बिजनेस के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। अगर आपको लगता है, देखो हर किसी व्यक्ति के लिए जॉब नहीं है और हर किसी व्यक्ति के लिए बिजनेस नहीं है। इंडिया के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जॉब की तरफ ही भागती है। रीजन बीइंग दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ऑफ बिजनेस, ऑफ देयर करियर। उनको पता ही नहीं होता करियर में करना क्या है। रीज़न हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि स्कूल और कॉलेज वो चीज़ नहीं सिखा पाता जिसकी इंडस्ट्री को नीड है। और जिसकी इंडस्ट्री को नीड है वो आप अगर नहीं सिखाओगे तो बच्चे फिर फेलियर की तरफ जाते हैं। Absolutely. तो मैंने जॉब और बिजनेस में एक चीज़ समझी। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं की, मैंने 2-2.5 साल जॉब किया, बट एज अ पार्टनर मैंने जॉब किया। मैं वहाँ से 1% शेयर फिक्स लेता था। मैंने फ्रेंचाइज बिजनेस को समझा, किस तरीके से HR सिस्टम बनाया जाता है, कैसे टीम बिल्ड होता है, कैसे मॉड्यूल बनते हैं, कैसे एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, कैसे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना होता है। मैंने सारी चीज़ें समझी जॉब में रहते हुए, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी। 2 लोग हैं, एक जॉब करना चाहता है, दूसरा बिजनेस करना चाहता है। दोनों को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि फाउंडेशन प्लान के लिए जाना चाहिए, फंडामेंटल समझने चाहिए कि बिजनेस और जॉब क्या कहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए 9 to 5 ये लगता है कि नहीं यार, वी डू नॉट वांट टू बी अ कोल्लू का बैल, कि कोल्लू का बैल सुबह से शाम तक घूमेगा लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं, क्योंकि वो वहीं सर्कल में घूमता रहेगा। बट बिजनेसमैन में ये डिफरेंस है कि उसको 8 घंटे या 10 घंटे के पैसे नहीं मिलते, उसको हज़ारों लाखों घंटे के पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 9 to 5 यानी 8 घंटे का पैसा मिलता है, दैट इज़ योर सैलरी, द एक्स अमाउंट। बट एक बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है, वो आपके जैसे 1000 लोगों को हायर करेगा। आप 8 घंटे काम कर रहे हो, वो 1000 लोगों को हायर करके 8-8 घंटे काम कराएगा। वो कितने घंटे काम करेगा? 8000 घंटे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज़ ऑन सैलरी एंड हु इज़ अ बिजनेसमैन। तो सर अगर सभी एंटरप्रेन्योर ही बन जाएंगे तो फिर जॉब कौन करेगा? मैं आपको इसका बहुत सही सवाल है ये भी। हर कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। देयर आर पीपल हु डू नॉट नो द डायनेमिक्स ऑफ अ बिजनेस। कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम है मैम, उनको लगता है कि एक बंदे से माल लिया, दूसरे को बेचा और वो बिजनेसमैन है। नहीं भाई, तुम लोग सेल्समैन हो, बीच का काम कर रहे हो। हाँ, जस्ट द मीडिएटर। आप किसी से सामान उठा रहे हो, एक्स अमाउंट में, वाई में आप बेच रहे हो या जेड में बेच रहे हो, आप बिजनेसमैन थोड़ी हो, यू आर जस्ट द सेल्समैन। आधी से ज्यादा दुनिया यही तो कर रही है। आप जितने ये शॉपकीपर्स देखते हैं, दे आर नॉट बिजनेसमैन। जो एक टर्म है, जो रिलेटेबल टर्म है इंडियन जो ना माइंडसेट के हिसाब से, उनको लगता है एक दुकान ओपन कर लो, चलो 4 प्रोडक्ट रखेंगे, उनको बेचेंगे, यू विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन। नो, नॉट एट ऑल। सम जो बहुत मतलब थिन सी लाइन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सभी लोग एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते, माइंडसेट ही नहीं है। हम 70% लोग तो हम गाँवों में रहते हैं। इंडियन पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन विलेजेस, 70% ऑफ द पॉपुलेशन। तो वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि यार 40-50,000 रुपीज़ की जॉब, योर फ्यूचर इज सिक्योर। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। आउट ऑफ 100 ओनली 1% इज एबल टू गेट दैट गवर्नमेंट जॉब। जब परसेंटेज ही 1% है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो बिजनेसमैन तो हमें बनना ही पड़ेगा भाई। हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर वो बंदा बनता है मैम जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, जिसका विजन कुछ अलग हो। कोई 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपए कमाने वाला पर मंथ का माइंडसेट वाला बंदा बिजनेस का सोच ही नहीं सकता। वही सोचता है कि यार 10-20 लाख रुपए की सैलरी देनी है, सो दैट हमें सोचना पड़ेगा 40 लाख 50 लाख के बारे में। So according to you, what is the right time to start a business? मतलब क्या रहेगा? सबसे पहले देखो, अभी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। 2014 से पहले स्टार्टअप को कोई नहीं जानता था। इंडिया के अंदर स्टार्टअप की बाढ़ आई है 2015-16 में, और उसके बाद से लाखों की संख्या में स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं और लाखों की संख्या में ही फेल। कुछ गिने चुने स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे लेवल पे जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि केवल और केवल 5% स्टार्टअप ऐसे हैं जो 5 साल बिजनेस में चल पाते हैं, स्टैंड कर पाते हैं, और 1% स्टार्टअप ऐसे हैं जो 10 साल चल पाते हैं और वो बड़े जायंट बनते हैं, यानी 100 करोड़ 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं क्या वाकई उसकी नीड है कि नहीं है। ओके। गाँवों में जाकर के अगर आप पानी की बोतलें बेचने का बड़ा कारोबार शुरू करोगे तो यू विल बी फेल्ड।
गाँव में जाकर के आप गुच्ची का कोई ब्रांड बेचना की कोशिश करोगे, यू विल बी फेल्ड। बिजनेस शुरू करने के लिए लोकेशन, माइंडसेट एंड द ऑडियंस एंड योर कस्टमर जो रेट है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, ये 3-4 चीज़ें समझो कि आपका कस्टमर कौन है, इस बिजनेस की नीड क्या है, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, मार्केट कैप क्या है, कितने हज़ार करोड़ का बिजनेस है, तब जाकर के बिजनेस में एंट्री करो। मुझे लगता है मुझे आपके पास आना पड़ेगा इस सेशन के बाद टू नो अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर आपने MBA चायवाला के साथ काम किया है। yes. उनको लोग पनौती भी बोलते हैं, उनको खुद को भी पता है वो चीज। बट उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अपनी खुद की भी बेइज्जती कराई थी। दे रन द कैंपेन। उनके अंदर इतना करेज कहाँ से आया एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस after working with them? Okay, after meeting the founder of MBA Chaiwala, I realized कि he's a gem of a person, to be very honest. Actually मैं एक मैं चीज़ मानता हूँ कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो ना, तो you try to be very nice with the person. आप अपना बुरा वाला रूप नहीं दिखा सकते। मैं पहली बार मिल रहा हूँ, I have to be very nice with the person. ठीक है, ये हकीकत है, ये इंडियन माइंडसेट भी है। तो उनके साथ जो पनौती वाला या बिजनेस फेलियर वाला जो कहानी आई, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट कि उन्होंने अपना जो टिकट साइज़ है फ्रेंचाइज का, बिजनेस को एक्सपैंड करने का, वो डबल कर दिया था। जो पहले था वो 17-18 लाख में शायद बेच रहे थे, देन दे वेंट अप टू 35-36 लाख रुपीज़ फॉर वन फ्रेंचाइज। अब उन्होंने बस थोड़ा सा ये गलती की जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को नहीं समझा। मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा कस्टमर कौन है। मैम आप या मैं, इवन आफ्टर रीचिंग एट अ सर्टेन लेवल इन देयर लाइव्स, आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल, हम भी डेली ना 150-200 रुपए की चाय नहीं पियेंगे, 100 रुपए की चाय नहीं पियेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हमारा कस्टमर कौन है। हमारा कस्टमर है 20-25-30 रुपए वाला, 40 रुपए वाला, वो इतना अफोर्ड कर सकता है। कॉर्पोरेट मीटिंग्स कितनी होंगी। तो बिजनेस फेल होने का रीज़न ये था कि उन्होंने डायनेमिक्स को सही से नहीं समझा, अपनी ऑडियंस को सही से नहीं समझा, और लोगों ने जो उनको जो है ना कहते हैं क्रिटिसाइज किया, बहुत ज़्यादा किया, पनौती बोला, और पता नहीं जिसके साथ फोटो आती थी उसका करियर डाउन चला जाता था। ऐसे बहुत सारे मीम्स उनके ऊपर बनते थे। बट उन्होंने ना अपने फेलियर को भी अपनी सक्सेस का पार्ट बनाया कि पनौती बोल रहे हो यार, मैं टी-शर्ट ही पहन लेता हूँ, बोलो। दिस शोज कि उनका माइंडसेट उन सब चीज़ों से अलग है बिल्कुल। उनका MBA चायवाला जितना भी ग्रो करे या ना भी करे, हैज़ बिकम एंजल इन्वेस्टर। वो एक एंजल इन्वेस्टर है आज के टाइम में, और इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे अच्छे कंपनीज में, उनका इन्वेस्टमेंट है। और एक वैल्यूएशन की बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 50-100 CR के बीच में आज की वैल्यूएशन है कंपनी की। तो फार बेटर आई थिंक। एक यंग एज बिजनेसमैन है जिसने लोगों को ये क्रेज़ दिया है कि चाहे तो सदियों से बेचते आ रहे हैं लोग, नाम भी बेचा जा सकता है। उनके भाई ने भी बोला था, विवेक बिलोरे, मैं मिला हूँ 2-4 बार उनसे, उन्होंने बोला था लोगों को लगता है कि हम चाय बेच के पैसा कमाते हैं, भाई हम तो नाम बेच के पैसा कमाते हैं। बिल्कुल सर। सो यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आपको ब्रांड बनना पड़ेगा, लोग आपको जानेंगे। मैम ये चाय बेचना, कपड़े बेचना, दैट इज डिफरेंट। प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट। बीइंग ह्यूमन एक जो है ना एक बड़ा ब्रांड है। लोग बीइंग ह्यूमन को नहीं, सलमान खान को जानते हैं। एब्सोल्युटली। HRX एक बड़ा ब्रांड है, HRX को नहीं, लोग ऋतिक रोशन को जानते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, बिल्ड अ ब्रांड। तो आपका मानना ये है कि एक फेस वैल्यू होना और एक नाम की वैल्यू होना आजकल की जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर द फेस वैल्यू मैम। यस एब्सोल्युटली जी। सर आपने फिजिक्स वाला जो हमारे अलक पांडे जी हैं उनके साथ काम किया, दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, इंडिया के अंदर ना जब हम बड़े बिजनेसेस की बात करते हैं या फ्रेंचाइज सेगमेंट में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला, फ्रेंचाइज जो बिजनेस है वो 3 डिफरेंट फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। जो है ना हम कहते हैं कि हमारे इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं शिक्षा, हेल्थ, ठीक है, और फूड, ठीक है। अब हमने खाने की बात करी, जो फूड फ्रेंचाइज है उसका एक पार्ट है F&B इंडस्ट्री, फूड एंड बेकरी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी टर्म में इस बिजनेस को होरेका भी बोला जाता है। होरेका मीन्स होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफे का बिजनेस। वहीं एजुकेशन सेक्टर में जब अलक पांडे की बात करते हैं, दोनों बिजनेस बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। बट ये बने कैसे? अलक पांडे का अलक पांडे बनने में और फिजिक्स वाला बनने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे डिजिटल सोर्स ने। अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद फिजिक्स वाला इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता। उनके अंदर कुछ क्रेज तो है, कुछ तो यूनिक है। लाइक उन्होंने जिस तरीके से एजुकेशन को समझा है, उन्होंने ये कोशिश करी है कि बच्चों को जो चाहिए वही देना है, वो नहीं करना जो बायजू ने किया। बायजू ने ये किया कि मतलब वो ऐसी चीज़ें बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रहे थे जिसकी बच्चे को नीड ही नहीं है।
किसी भी चीज़ को थोपोगे ना किसी के ऊपर तो यू वॉन्ट गेट सफिशिएंट रिजल्ट या एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर को अगर उनके कोच ने या फैमिली ने ये बोला होता कि आपको सिंगर बनना है तो शायद हम वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनते हुए नहीं देख पाते। MS धोनी एक टिकट कलेक्टर बनने के बाद अगर उनकी फैमिली बोलती कि नहीं बेटा सरकारी नौकरी है क्यों छोड़ना है, तो शायद हम दुनिया का ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन और प्लेयर नहीं देख पाते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में हो और वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, अगर वो आप डिलीवर कर रहे हो देन यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सर ये चीज़ जी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए 3 कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सबसे पहला डेडिकेशन। इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटेड, प्रॉपर डेडिकेशन बिजनेस के लिए नहीं है तो सक्सेस नहीं आएगी। एंड सेकंड थिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आप ग्रेट बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि रिकमेंडेशन इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस। कैसे? आपने तरबूज खरीदा है कभी? वाटरमेलन कभी ठेली से खरीदोगे ना कभी? आप एक चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना, वो एक तरबूज उठाएगा, थपकी मारेगा, रख देगा, दूसरा उठाएगा, थपकी मारेगा, रख देगा, तीसरा उठाएगा, थपकी मारेगा, आपको देगा, आप खुश। लेकिन आपने साइकोलॉजी को नहीं समझा। मैंने एक बार पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? बोला पिताजी ने बताया था कि 2 तरबूज उठा करके थपकी मार के रख देना, तीसरा चिपका देना, कस्टमर खुश हो जाएगा। तो इसको लगा ये काम का मेरे को दिया है। हाँ, इसने अच्छा दिया। एंड क्या होता है कि वो चाहे तो वापस पहले ही उस तीसरे वाले को उठा करके दे सकता है, बट उसको भी पता है कस्टमर को अगर उठा करके ये दे दिया तो कस्टमर के मन में डाउट जाएगा यही क्यों। तो उसको वो दिखाना पड़ता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज मार्केटिंग। अगर आप अपने आप को सही तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द राइट वे, इन मोस्ट टिपिकल वे कि हाँ लोग आपको ही देखें, तो आप बिजनेस बना पाओगे, अदरवाइज नॉट। मुझे ये लगता है डेडिकेशन एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड दिस राइट स्ट्रैटेजी टू मार्केट यू अप इज द सोर्स ऑफ जनरेटिंग ग्रेट बिजनेस। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर, जैसे कि आपने एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत अच्छा दिया, बट ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह होनी चाहिए आपके ओपिनियन? डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, लाइक देयर आर फ्यू बिजनेस विच आर इनटू द ई-कॉमर्स सेक्टर, जहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं। सपोज आई एम ऑर्डरिंग समथिंग जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज है, ठीक है, वही चीज मार्केट में अदर प्लेटफॉर्म पे 800-900 की मिल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर मुझे मार्केट में बड़ा गेम खेलना है, जैसे अमेजोन खेलता है, जैसे अभी ब्लिंकिट ने खेला है, जैसे जेप्टो ने खेला है, तो उन्होंने क्या समझा कि यार मार्केट में किन चीज की रिक्वायरमेंट है। यार ब्लिंकिट एक चीज को 100 रुपए की डिलीवर कर रहा है, जेप्टो ने कोशिश किया कि यार इसको डाउन में लेकर के आना, आई विल डिलीवर इट इन 90। उसकी एक्चुअल वैल्यू 60 रुपीज है, इवन कस्टमर को भी पता है। इंपॉर्टेंट ये कि कस्टमर को स्टडी करना इज मोर इम्पोर्टेंट, इधर द बिजनेस इज ऑफलाइन और ऑनलाइन। हमें माइंडसेट समझना पड़ेगा, यार इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में हमारा कस्टमर कौन है? ब्लिंकिट 100, 200, 500 रुपए की चीज ऑर्डर करने वाला लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास व्यक्ति है, जिसको नया नया पता चला है कि ऑनलाइन घर बैठे मैं ब्लिंकिट से सामान मंगा सकता हूँ या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से सामान मंगा सकता हूँ। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वहां आता है जहां कस्टमर के 2 रुपए बच रहे हैं, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट दिखाएंगे 999, उसको कट करके नीचे दिखाएंगे 799 जस्ट फॉर 1 डे। ठीक है, आप उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब सर्च कर रहे हो वो आपको 800 का दिखा रहा है, 850 का दिखा रहा है। तो टू प्ले विद द माइंडसेट एंड टू प्ले विद द रिक्वायरमेंट इज द राइट स्ट्रैटेजी। एब्सोल्युटली यस सर, स्टार्टअप्स के लिए एक फंडिंग बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यस। सो इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना या अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर पिचिंग। इफ योर पिच डेक इज वर्थी, वो लोगों को समझ में आ रही है कि यार आप किस चीज के लिए पैसा डिमांड कर रहे हो, तो इन्वेस्टर खुशी खुशी पैसा लगा सकता है। आज के टाइम में स्टार्टअप की सबसे बड़ी कमियां गिनवाता हूँ जिस वजह से फंडिंग नहीं मिलती, फिर उस चीज पे आऊंगा कि हाँ फंडिंग किनको मिलती है। जो स्टार्टअप जिनको फंडिंग नहीं मिलती उनको सबसे पहले तो अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना नहीं आता। मैंने एक चीज सीखी अपनी लाइफ में कि प्रेजेंटेशन कैसे भी हो, प्रेजेंटेटर अच्छा होना चाहिए। आपका जो आप पिच कर रहे हो वो जो लाइन्स हैं वो क्या है, डोंट केयर अबाउट दैट। जो प्रेजेंट कर रहा है वो किस तरीके से उनको प्रेजेंट कर सकता है, दैट डज मैटर। जब फंडिंग के लिए जाते हैं इन्वेस्टर एक चीज सीखता है कि मेरे 1 रुपया लग रहा है, तो सबसे पहले वो परसेंटेज इंटरेस्ट पे जाता है कि यार मुझे उसका ब्याज कितना मिल जाएगा।
अगर मैं इसको नॉर्मली रखूं, किसी एक ग्रोइंग बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो उस बिजनेस की जो पिचिंग है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या बोल रही है कि वो कल को जो है ना अप्रिशिएशन देगा मेरे पैसे का या ये डिप्रिशिएशन में जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके क्लाइंट को, आपके इन्वेस्टर को अगर अप्रिशिएशन नहीं दिख रहा है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं? वो लोग जिनको ये दिख रहा होता है कि यार इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्ट कौन करता है? सबसे बड़ा सवाल है जिसके पास पहले से पैसा है। आप ऐसा तो नहीं है कि बैंक से लोन लेकर के और अपने लिए इन्वेस्ट जो है ना किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे, किसी तीसरे की स्ट्रैटेजी पे जिसने 10-20-50 लोग हायर किए हुए हैं 10-20-50 हज़ार रुपए की नौकरी पे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्वेस्टर है ना उसको बिजनेस के डायनेमिक्स पता है। अगर आप उससे अपर लेवल का उसको कुछ गाइड कर सकते हो, उसको ये बता सकते हो कि यार तेरे इस पैसे की वैल्यू मार्केट में 7% का रिटर्न मिलेगा, मैं 14 का दे सकता हूँ, तब फंडिंग मिलेगी। पेपर प्लान उसको दो यार, 3 साल में तेरा पैसा कहाँ जाएगा, 5 साल में कहाँ जाएगा, 7 साल में कहाँ जाएगा, 10 साल में कहाँ जाएगा, उसके बदले कितने शेयर आप दे रहे हो, कितना इक्विटी दे रहे हो। इक्विटी का गेम है मैम सारा। एब्सोल्युटली राइट जी। प्री फंडिंग किसी भी बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है? प्री फंडिंग इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसिटी आज के टाइम में, कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसको आपको लगता है कि जैसे नीड है आज के टाइम में बट पैसा नहीं है, एंड तो आपको जो है ना वो उसको प्री सीड हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि बीज बाहर निकलने से पहले, जमने से पहले भी बीज को खरीदने का भी साला पैसा चाहिए होता है बिजनेस में, तो बहुत ज़रूरी है। वो वैसे लोग देते हैं जिनको आप ये सेटिस्फेक्शन दिला सको कि हाँ ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हम कहाँ स्टैंड करने वाले हैं। लोगों को, जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी आज शायद 4th नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे। हम 2014 से पहले शायद 16-17 पे थे, ठीक है। आज इस सरकार की वजह से या फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स की वजह से हम 4th नंबर पे हैं और बहुत जल्दी हम 3rd पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है? ये फंडिंग ही तो मिली है। सर व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव अ फंडिंग? कब लेनी चाहिए हमें? मैम फंडिंग तब लेनी चाहिए आपको जब आपको लग रहा है कि जब जो आपने बिजनेस शुरू किया है वो किसी हद तक प्रॉफिट में गया है। देयर आर पीपल जो फंडिंग उठा लेते हैं बट उनके बिजनेस जो है ना बिल्कुल फेलियर है, माइनस में जा रखा है, बट अपनी पिच डेक को स्ट्रॉन्ग करके, अपने अकाउंट्स में जो है ना गड़बड़ी करके। मैं 1-2 कंपनीज को ऐसी को जानता हूँ जिनको जो बड़े फेलियर्स हैं और आने वाले टाइम में भी फेल होंगे, 100% श्योर। वो किसी भी अच्छे बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट को हायर कर लें, किसी को भी हायर कर लें, आई एम डैम श्योर वो फेल होंगे। मैं उनके साथ काम करना चाह रहा था। किस रीजन की वजह से? रीजन ये है कि उनको अपने फंडामेंटल्स ही नहीं पता है, उनको बेसिक्स से नहीं पता है, उनको अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं पता है। आपने जिस कंडीशन पे फ्रेंचाइज बेस एक्सपेंशन अपना बना लिया है, आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी ना, इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में रिकमेंडेशन, पॉजिटिव रिकमेंडेशन। आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, अगर मैं पूछूं कि मैम आई वांट टू परचेज अ कार, आप वही गाड़ी रिकमेंड करोगे जिस पे आपको भरोसा है। Absolutely. आप कोई ऐसी गाड़ी रिकमेंड थोड़ी करोगे कि जो देखी नहीं है, चलाई नहीं है। तो जो आप बिजनेस कर रहे हो लोग उसको रिकमेंड ही नहीं करेंगे, क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर पाओगे। फंडिंग तब लो जो आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, जो आपने जहां से शुरू किया, जो आपकी जड़ है, जो आपका गढ़ है, वो अगर मजबूत है तो फंडिंग के लिए जाओ। बंदा भी देखेगा ना यार, हमने जा करके देखा है, 1 दिन 2 दिन ऑब्जर्व करेगा। कोई भी बंदा आपके बिजनेस में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाएगा, ये तो देखेगा ना भाई चलता कैसे है, आपके अकाउंट्स तो देखेगा ना, आपके स्टेटमेंट तो देखेगा। आपको ये नहीं पता आपकी पेड अप कैपिटल क्या है, आपकी जो है ना कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ जा रही है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है नहीं है, आपको ये नहीं पता, आप फंडिंग के लिए जा रहे हो। नॉनसेंस कर रहे हैं लोग ऐसा, इसलिए स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। इंडिया के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग माइंड है मैम। माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अकेले ने बना लिया है, फाउंडर ने नहीं बना लिया है उसको, लोग लगे उसको बनाने में। ऐसा नहीं है फेसबुक ऐसे ही बन गया है, लोग लगे उसको बनाने के लिए, फंडिंग भी लगी उसको बनाने के लिए। बहुत सारे इंडियंस है जो काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं। सुंदर पिचाई का आपने नाम सुना है, सत्य नडेला का आपने नाम सुना है। इंडियंस है जिन्होंने बड़ी कंपनीज को बनाया है, ठीक है। आप राइट डायरेक्शन में होंगे तो बना लोगे बिजनेस। और फेलियर के आपको बताता हूँ बहुत सारे केसेस। MS धोनी बड़ा क्रिकेटर है, उन्होंने भी कई सारे लोगों के ऊपर केस फाइल किया है जिन्होंने उनको गलत डायरेक्शन में बिजनेस पिच किया। उन्होंने उनको गलत तरीके से बिजनेस स्ट्रेटजीज बताई गई, उनको ये दिखाया गया कि आपके 2 करोड़ लगाने से 20 करोड़ कैसे बनेंगे, वो फेल हो गए और उन्होंने केस डाल दिया। हार्दिक पांड्या आज के टाइम में यंग सेंसेशन है, उन्होंने भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के ऊपर केस डाला हुआ है। रीजन बीइंग उन्होंने, फैमिली वालों ने उनको डिच किया बिजनेस में। बोलते कुछ है और करते कुछ है। तो ये जानबूझ के किया जाता है कि दूसरे नहीं मैम, ऐसा होता है, मान लो मुझे यकीन है कि मैं इस बिजनेस को बना लूंगा, ठीक है, बट
एक थोड़ा सा पैसा आते ही ना हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं भाई हम ही है, हवा में चले जाते हैं हम, ठीक है। और फिर बिजनेस पे ध्यान नहीं देते, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आपको लगता है कि ऐसे बनेगा, जबकि वो बिजनेस वैसे बनता ही नहीं है। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया कि नहीं यार ये तो बंदा है, मेरा अपना है, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। वो धोखा करता भी नहीं है। वो स्ट्रैटेजीज, वो मैनेजमेंट, वो सारी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, उसको करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर क्या करेगा बंदा? जिसने पैसा लगाया उसको वैल्यू है पैसे की। मैं आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, आई एम ये इस भरोसे पे दे रहा हूँ कि यार आप मेरा इस बिजनेस में लगा करके मेरा बेनिफिट होगा। आप उसको 1 करोड़ या माइनस में लेकर के जाओगे तो मैं तो भाई ऑब्वियस है, वेरी मच ऑब्वियस है कि मैं एग्री नहीं करूंगा इस चीज़ पे। तो ये प्रॉब्लम आती है लोगों के बीच। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि मैंने किसी से सुना था एक्चुअली, कई लोग बोलते हैं कि एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक उस बिजनेस का या तो पहले ही ब्रांड बना लो ताकि लोग उसको जानना शुरू कर दें, तब हम बोल सकते हैं कि ये बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा। और कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि पहले बिजनेस चला लो, ब्रांड वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट कि क्या करना चाहिए और एक्चुअल वे क्या है इस चीज? देखो आज हमने इसको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। पहले जो लोग ये बोलते थे कि भाई पहले बिजनेस चालू कर लो, ब्रांड अपने आप बन जाएगा, वो पहले का टाइम था। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। आज तो आपको पहले दिखना पड़ेगा लोगों की नजरों में, दिखेगा तो बिकेगा। यस। शार्क टैंक का एक शो आता है, उसमें ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं हमें समझ में नहीं आता, बट लोग किस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, क्या करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम कि यार ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में आप बिजनेस बनाओ, दोनों तरीके से बनाओ। बिजनेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से लोगों के बीच में जाओ। आप ऑफलाइन लोगों से मिलते रहो, ऑनलाइन मार्केटिंग करते रहो, लोग जाने कि ये नाम दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ लोग करते हैं कि एड्स चलवा लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, 2-4-5 दिन ऐड चलवाएंगे, बोलेंगे यार रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई 4-5 दिन तुम्हें देख करके कौन रिजल्ट देगा? दिखते रहो लोगों को, दिखते रहो। टाटा की जो है ना सैकड़ों गाड़ियां रोड पे दिखती हैं तो भरोसा होता है टाटा। मारुति की सैकड़ों गाड़ियां दिखती हैं तो भरोसा होता है हमारा। आपको जियो 10 जगह दिखता है ना तो भरोसा होता है, रिलायंस 10 जगह दिखता है तो भरोसा होता है। दैट इज हाउ दे बिकेम द ब्रांड। मैं इसको कैसे भी रिलेट कर सकता हूँ, एक बॉलीवुड का एग्जाम्पल देते हैं। देयर आर ग्रेट स्टार्स। शाहरुख खान 1993-94 से लोगों की नजरों में है, दैट इज वाई ही इज शाहरुख खान। उसके बाद भी कितने सारे स्टार्स आए हैं, 1-2 मूवी किया, दिखना बंद। क्यों पहचानेंगे भाई? बोलते रहो हमने ये मूवी की है, लोगों को याद ही नहीं है। शाहरुख खान को फौजी से जानते हैं, शाहरुख खान को पठान से भी जानते हैं, क्यों? वो दिखता रहा है, दिखता रहा है। सलमान खान को पहले मैंने प्यार किया से भी जानते हैं, सिकंदर से भी जानेंगे। रीजन बीइंग वो कंटिन्यूअसली लोगों की आंखों के सामने है। टाटा आज का ब्रांड थोड़ी है, 90s का ब्रांड है। कब का ब्रांड है? अंबानी आज के थोड़ी हैं, अडानी आज के थोड़ी हैं, दमानी आज के थोड़ी हैं। करेक्ट। ये ऐसे ही चलती है कहानी। सचिन तेंदुलकर 2 साल खेलते तो कौन जानता, 20 साल खेले हैं तो 100 साल याद रखेगी दुनिया। दिस इज हाउ बिजनेस बिल्ड। सो यू कैन इजीली से कि मतलब हमें आजकल दिखने का ही एक ट्रेंड है और दिखना ही चाहिए, तभी चल के हम जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है। आपको एक दुकान ओपन करो, बोलो यार गोदाम में 50 तरह का माल रखा है। भाई दुकान में क्या है? दुकान में क्या है ये बताओ, मेरी आंखों के सामने क्या है, मैं तो वो खरीदूंगा। गोदाम में तुम्हारे सैकड़ों आइटम पड़े हैं, आई डोंट केयर। यहाँ पे तो 10 आइटम रखे हैं, क्या खरीदूं? नहीं आ रहे पसंद। जरूरी है। 10 बिजनेस कोच मार्केट में है, किसके पास जाए? किसके पास जाए? इंपॉर्टेंट ये जो ज्यादा दिख रहा है, हाँ, जिसकी वैल्यू है, जिसने बिजनेस बनाए हैं, बिल्कुल, तो डिफरेंस समझ में आता है कि यार कौन है। करेक्ट। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? 2 तरह का कैश फ्लो होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है बिजनेस ग्रोइंग फेज में है, नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब है बिजनेस डाउन जा रहा है। मेंटेन करने का तरीका ये है कि जो आपकी टीम है, जो आपकी एचआर टीम है, मार्केटिंग टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, सेल्स की टीम है, आपका टीम मैनेजर या जो सेल्स का मैनेजर है उसको ये पता होना चाहिए कि यार कितना पैसा किस जगह खर्च हो रहा है, कितना जरूरी खर्च हो रहा है। कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रखोगे तो बिजनेस को बना लोगे, नेगेटिव जाएगा तो नहीं बन पाएगा। आपकी टीम के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके माइंडसेट के ऊपर है। सही डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो नेगेटिव। मैं तो लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ। कुछ तो लोग कहते हैं कि 1-2 एग्जांपल, तो मैं लाख एग्जांपल दे सकता हूँ ऐसे जिन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो के चक्कर में बिजनेस को अपने सब कुछ बर्बाद किया। बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड। क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन है टाइम के साथ अपडेट नहीं करना अपने आप को, अपग्रेड नहीं करना अपने आप को, मार्केट को नहीं समझना, अपनी ही धुन में रहना। MBA चाय वाला नेगेटिव कैश फ्लो का ही जाना एक बहुत बड़ा फेलियर है मैं कहूँगा।
ऐसे बहुत सारे ब्रांड है मैम आज के टाइम में। पुराना ब्रांड आपको बताता हूँ, नोकिया ने खुद को अपग्रेड नहीं किया, टाइम के साथ साथ फेल हो गया। पुराने टाइम में एक कैमरे की रील्स आती थी, वो नेगेटिव जो आते थे, उसकी कंपनी थी, नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, वो जो है ना मार्केट से विलुप्त हो गई। रीज़न यही है कि आपने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया। अपग्रेड नहीं करोगे तो कोई क्यों सुनेगा आपकी। नोकिया को बहुत सारे लोगों ने बोला कि एंड्रॉयड में आओ, एंड्रॉयड में आओ, iOS ट्राई करो, कुछ तो ट्राई करो। बोले नहीं, नोकिया है, ऐसे ही चलेगा, चलाओ। आया था नोकिया बीच में, बट गया, चला गया। लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे until and unless you are not competing with the market, you are not upgrading yourself. Important है। सर आपके साथ बिजनेस की बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आप एक बोलते बहुत ज्ञान आपके अंदर है उस चीज का, बट अगर लोगों को, किसी को भी, हमारे व्यूअर्स को अगर आप तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचे ताकि वो आपसे गाइडेंस ले सके एक प्रॉपर कि हमें आगे किस तरह बिजनेस रन करना है और कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है? दो चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक यकीन रखता था पहले से कि मैं भी चाहता हूं मैं अपने बिजनेस के लिए किसी बड़े बिजनेस कोच को हायर कर लूं, लाइक संदीप माहेश्वरी। वो आएंगे ही नहीं, उनका एक अल्ट्रा लेवल का काम है। डॉक्टर बिंद्रा, वो इतनी मोटी फीस लेते हैं, छोटे मोटे लोग उनको हायर ही नहीं कर सकते। सोनू शर्मा, छोटे मोटे लोग हायर ही नहीं कर सकते। डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं कर सकते हायर। अब छोटे लोगों को, जिनको मतलब बेस से एकदम स्क्रैच से बिजनेस बनाना है, उनको भी तो गाइडेंस चाहिए भाई। बिल्कुल। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, डायरेक्टली गाड़ी में बैठ करके नहीं चला सकते। यू नीड समबडी टू गाइड यू कि भाई ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये इस तरीके से ऑपरेट होगा। तो हमारा काम है बिजनेसेस को या स्टार्टअप्स को या लोगों को एक सही गाइडेंस देना, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट देयर बिजनेस। उनका बिजनेस बहुत स्लोली, हम बहुत रैपिड ग्रोथ में यकीन नहीं रखता हूँ मैं, बहुत स्लोली उनको जो है ना हम गाइड करते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे डिजिटल प्रेजेंस बनानी होगी, कैसे ऑथेंटिसिटी बनेगी, कैसे इस बिजनेस के डायनेमिक्स बनेंगी, कैसे डीपीआर बनेगी। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, डीपीआर, वो तैयार करना जरूरी है। वो हम करके देते हैं मिनिमम के कॉस्ट में। लोग जो डॉक्टर बिंद्रा को हायर नहीं कर सकते, मैंने इन सब लोगों के कोर्स खरीद करके खुद को मजबूत बनाया है। अरे उनका सबका निचोड़ मेरे पास है। वो लोग जो कोर्स लाख रुपए में या 50,000 या 10,000 में बेचते हैं ना, वो सर्विस 1,000 रुपए में दे देता हूँ लोगों को। मुझे तो हेल्प करना है। मुझे पता है उन जैसे 1,000 लोग मेरे पास आएंगे तो मैं भी 10 लाख का धंधा बना सकता हूँ 1,000 रुपए से। मैं तो छोटे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, छोटे छोटे से अमाउंट में। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कुछ चार्ज किया है। 1 to 1 बैठता हूँ उनके साथ। बिजनेस के बारे में समझना है, जानना है, कैसे बनाना है, आओ बैठो, बिजनेस के बारे में बताओ, आई विल गाइड यू द राइट वे, मिनिमम सी फीस में। तो लोग आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, मोटिवेशन वेव्स जो है ना कंपनी का नाम है, मोटिवेशन वेव्स हैंडल से आप डायरेक्टली, वहाँ नंबर है, वेबसाइट से जाकर के आप नंबर ले सकते हो। जो भी कॉल करोगे मेरी टीम कोई ना कोई फ़ोन उठाएगा। 2-3 मेंबर अपने साथ में जो हैं, जो सेल्स को देखते हैं, कोई ना कोई कॉल उठाएगा आपका। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दैम। आप उनसे टाइम ले सकते हो, ठीक है। ऑफिस डेज में आप ऑफिस आ सकते हो, बैठ सकते हो, 1 to 1 गाइडेंस अपना बिजनेस के बारे में ले सकते हो। ऑल राइट, इट्स वेरी ग्रेट सर कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को सेटअप किया है। सो आई थिंक लोग अगर आपसे गाइडेंस लेंगे तो शायद वो भी बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज जल्दी जाओ, गाइडेंस लो और जल्दी जल्दी से अपने बिजनेसेस को ग्रोथ करो। मैं एक बिजनेस के बारे में बताता हूँ जहाँ मैंने सेल्स शुरू किया था। ICS इज द नेम ऑफ दैट कंपनी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज। बहुत अच्छा ब्रांड है और हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब जगह बहुत अच्छे तरीके से पैर उसने अपने फैलाए हुए हैं और लोग पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने वाकई लोगों की वैल्यू मतलब ऐड किया उनकी लाइफ में। उन्होंने अच्छे बिजनेस बनाए हैं। उनके लिए मैंने फ्रेंचाइज सेगमेंट में काम किया और सिंगल हैंडेडली 500 के अराउंड फ्रेंचाइज बेचा। 500 फ्रेंचाइज किसी एक सिंगल ब्रांड के लिए बेचना अपने आप में बड़ी बात है। एंड आई गारंटी कि एंटायर इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने किसी सिंगल ब्रांड के लिए 500 से ज्यादा फ्रेंचाइज बेचा हो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बैट लेने के तैयार हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी एक ब्रांड के लिए 500 से ज्यादा फ्रेंचाइज नहीं बेचा होगा। मैंने ये किया है, दावे के साथ किया है। वेरी नाइस सर, रियली वेरी अप्रिशिएटिव वो जी। तो फिर आपसे बैठना पड़ेगा मुझे लगता है पॉडकास्ट। ग्रेट, नाइस सर। सो सर इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे तो आपकी जर्नी सुनने का बड़ा मजा आएगा कि आपने कहाँ से सोचा कि मैं बिजनेस लाइन में जाऊंगा, मुझे अपना स्टार्टअप करना है और इसी लाइन में आगे अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन देखना है। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए आज भी। ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, कुछ 1% लोग जॉब करते हैं छोटी मोटी, और कुछ
कुछ माइनस में परसेंटेज है जो गवर्नमेंट जॉब में है, गजेटेड ऑफिसर्स हैं। मेरी फैमिली में भी मैंने ये देखा था कि यार छोटे मोटे काम है, मुझे ये था धंधा बनाना है, बड़ा आदमी बनना है। जब घर के बाहर आऊँ, गाड़ी से उतरूँ तो यार माँ बाप देख करके खुश में बेटा गाड़ी से आता है। तो वो मन में ऐसे ऐसे ना, आप देखो क्या है ना कि अगर आपके मन में ना सपने नहीं है, आपने कुछ सपने नहीं देखे हैं, तो पूरा क्या करोगे आप? तो आपको कुछ तो रखना चाहिए दिमाग में अपने कि यार यहाँ पहुंचना है, आपके कुछ ड्रीम्स होने चाहिए। वो मैंने सपने वहाँ से देखे थे एंड आई ट्राइड। जब पहली जॉब मेरे पिताजी ने बोला जॉब कर लो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने की मैम 2 महीने एक कंपनी में काम किया, भिवाड़ी बेस्ड एक कंपनी थी, फार्मा की कंपनी। बट मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, मुझे लगा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने वो छोड़ करके मैंने सोचा कि सेल्स करके देखता हूँ, शायद से ये पता चलेगा कि बिजनेसेस कैसे बनते हैं। देन आई जॉइंड ICS। फर्स्ट एवर कंपनी इन सेल्स डिपार्टमेंट वाज ICS। उनके लिए काम किया 2-2.5 साल, अच्छा करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट उनको करके दिया। तब समझ में आया कि यार क्या है ये बिजनेस, बड़ी आसान सी चीज है, समझ जाओ कुछ बेसिक्स चीजें आप समझ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस कैसे बनता है। फेलियर्स भी देखे वहाँ पे, सक्सेस तो देखिए, फेलियर्स भी देखे हैं। कंपनी ने बहुत कुछ दिया, अच्छा पैसा दिया, नाम दिया, रुतबा दिया, बहुत सारे सेमिनार उनके लिए किए। समझ में आया था कि बिजनेस करना है। देन आई रजिस्टर्ड माई कंपनी के बारे में वेबसाइट रेडी कराया, ऑफिस बनाया एंड टुडे आई एम हैविंग अप्रॉक्स 50+ क्लाइंट जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। वेरी नाइस सर। मतलब आपका जर्नी मतलब कहाँ से शुरू हुआ था और किस लेवल पे आप, मतलब आप बहुत एक आई थिंक यूपी से हैं आप, है यूपी, ना? yes, तो उधर तो मतलब पर्सन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, चाहे आप हैं, वहाँ से लोगों की मेंटालिटी या पेरेंट्स की मेंटालिटी यही होती है कि भाई तू जॉब कर ले या गवर्नमेंट जॉब कर ले, दी बेस्ट है, सेटल हो जाओगे, मतलब ठीक रहेगा फैमिली। बट आपने उस लेवल को छोड़ के एक बिजनेस लाइन पे आने का सोचा, इट्स अ वेरी बिग थिंग सर। एक चीज आपको यहाँ बताता हूँ, मेरे ऑफिस में 50 से ज्यादा अवार्ड लगे हुए हैं, घर में जगह नहीं है रखने की। मेरे पिताजी और मेरी माताजी आज भी बोलती हैं कि यार सरकारी नौकरी कर लेता तो अच्छा होता। अच्छा, अभी भी बोलते हैं? Oh my मैं उनको goodness. बोलता हूँ ये कम है क्या? हाँ. Literally, I'm not having space to put those awards and certificates over there. बट फिर भी उनको ये लगता है कि यार सरकारी नौकरी होती। मेरा एक दोस्त है, वो यूपी पुलिस में है, मेरा बचपन का दोस्त, बहुत शानदार व्यक्ति है, यूपी पुलिस में है वो। तो कई बार ना गांव में जैसे बातचीत होती है कि यार सरकारी नौकरी ना देख, उसके बारे में लोग बात करते हैं। कोई बात नहीं, अपना ही तो है वो भी, करने दो बात। लेकिन ये कहीं ना कहीं होता है, लोगों के बीच में होता है। फिर आपको ये पता है छोटे गांव के लोगों में छोटा ही माइंडसेट होता है, सोच भी छोटी होती है, वो जल्दी से किसी को बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। मेरे साथ ऐसी चीजें होती है, फैमिली के कुछ लोग मतलब देख करके खुश नहीं होते हैं कि यार नहीं, ये हमारे बच्चों से आगे कैसे। मैं ये समझता हूँ कि हर एक बच्चे के अंदर एक यूनिकनेस है, हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। उनके बच्चों के अंदर भी कुछ क्वालिटीज हैं जो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है शायद वो उन बच्चों के पास नहीं है। तो ये जो है ना चलता रहता है पैरेलली। मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। बट मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि भाई आई थिंक आपको अपने बच्चे के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सो दैट आप बढ़ पाओ, हम भी बढ़ पाए। नाइस जी सर, थोड़ा मैं ऑफ द टॉपिक आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। शायद वो भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मोटिवेशनल, चाहे नेगेटिव वे की मोटिवेशन है, उसको रिलेट करता है। जी। फ्यू डेज बैक अनफॉर्चुनेटली जो मुंबई में अगर आप देखेंगे, एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। जी। तो फिर हम उसकी सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। जी। तो जेल में रह के वो एक गैंग बाहर रन कर रहे हैं, सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पॉलिटिकल चीज़ों से ज़्यादा अवेयर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना अवेयर हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति का कहीं से भी रह करके किसी भी गैंग को ऑपरेट करना, ये कहीं ना कहीं तो भारतीय सरकार के ऊपर एक सवाल है कि जेल में रह करके कोई कैसे ऑपरेट कर सकता है। पहली चीज़, अगर ये सत्य है कि वो वहीं से कर रहा है या उसी ने कराया है। अभी एक लीडर है, मुझे नहीं पता किस पार्टी के, उन्होंने बोला है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने ये जिम्मेदारी ली है कि उसने ये कराया है, तो एक फेसबुक का पोस्ट डाल करके ऐसे जिम्मेदारी लेना कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है। 1-to-1 तो उन्होंने नहीं बोला है, किसी ने, उनका किसी टीम मेंबर ने नहीं बोला है। लेकिन जो शूटर पकड़े गए हैं वो क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, या तो ये शूटर जानते हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई जानता है या उनके टीम के और भी मेंबर जानते हैं। बट समथिंग इज आउट ऑफ द जेल। वहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे उसने वो पूरा कबूल किया। ये कबूल किया, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा। उन्होंने बोला है कि हाँ भाई, जब तक हम ये अपना जो टारगेट है उसको हासिल नहीं कर लेते
तब तक तो हम गुंडे बनेंगे ही नहीं। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है, लेकिन वो अब का नहीं, पुराना इंटरव्यू है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है। एक चीज जो लोगों को भी समझनी पड़ेगी, लॉरेंस को भी समझनी पड़ेगी, या जिसके बारे में, सलमान के बारे में बोलते हैं, उनको भी समझनी पड़ेगी। वो ये है जो मैं समझता हूँ अपनी समझ से, कि अगर कुछ हुआ है ऐसा तो खुल करके उसके बारे में बात की जाए, और अगर नहीं हुआ है तो भी उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मीडिया तक या लोगों तक जानी चाहिए कि भाई जो एलिगेशंस मुझ पर हैं वो ऐसे नहीं वैसे थी चीजें। लॉरेंस को बताओ, या लॉरेंस आकर के बोले। कई लोग तो ये भी कहते हैं लॉरेंस के अंदर उनको शहीद भगत सिंह जी दिखते हैं। बिल्कुल। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यार ये जो ना एक हिंदुत्व में एक पहला बंदा ऐसा आया जिसने सबको हिला के रखा हुआ है। उसके अंदर भी जो उसकी बातें सुनोगे तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन है। वो कहता है कि भाई मैं गलत नहीं था, मुझे गलत तरीके के केसेस में फंसाया गया, और फिर मैं मजबूरी में जेल में हूं। मेरे छोटे भाई को बिना किसी वजह से, मेरी वजह से 4 साल जेल में रखा गया। ऐसे इंटरव्यूज में मैंने सुना है। बिल्कुल। बट आज का टाइम डिजिटल है, कई बार चीजें कुछ फेक होती हैं, कुछ रियल होती हैं। तो अनरियलिस्टिकली आई वांट टू से वन थिंग, कि जो भी चीज है, आई थिंक दोनों को आमने सामने खुल करके बात करनी चाहिए। इफ देयर इज अ क्राइम विच हैज बीन कमिटेड, या वो किया गया है सलमान के द्वारा या किसी भी एनी मेंबर के द्वारा, आई थिंक दे शुड टॉक इन फ्रंट कि यार ऐसी चीजें हैं, सो दैट पीपल कैन रिलाई एंड कैन अंडरस्टैंड, उसको समझ पाए कि यार हो क्या रहा है। करेक्ट। बट आपको रियलिटी में लगता है कि मतलब अगर वो चीज़ सामने बैठ के बात की जा सकती है तो वो चीज़ बिल्कुल एक सेफ साइड हो जाएगी फॉर एवरीवन, जिसको भी थ्रेट्स आते हैं, जो भी होते हैं। और एज पर योर ओपिनियन ये इंडिया के लिए मतलब अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी चीज़ हो रही है? मेरे ओपिनियन में मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके का व्यक्ति हूँ। लड़ाई झगड़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, गुस्सा आ जाता है कई बार, बट वो उसको मैं ये नहीं चाहता कि लड़ाई में बढ़े। देश के हिसाब से अगर बात करी जाए, नेशनैलिटी के हिसाब से अगर बात की जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आमने सामने बैठेंगे भी तो दोनों ही पार्टी ऐसी हैं बैठेंगी ही नहीं। करेक्ट। सलमान के पिताजी ने बोल दिया कि मेरे बेटे ने तो कॉकरोच तक नहीं मारा, हिरन तो मारना दूर की बात है। और अगर वो अपोलोजाइज करता है तो इसका ये मतलब है कि सीधा सीधा उसने वो कमिट किया है, किसी चीज की माफी मांगना किया है, यानी मैंने किया था। वो पहले ही उस चीज को डिनाई कर रहा है कि भाई मैंने नहीं किया तो माफी क्यों मांगू। ठीक है, आमने सामने बैठाने का मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चीजें अगर हो रही हैं और मीडिया में आ रही हैं, कोई पोस्ट भी डाल रहा है, तो आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स, कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, दे शुड टॉक अपॉन सच बिग थिंग्स। एक एनसीपी लीडर को मारना या इतने बड़े मैं कहूँ कि बॉलीवुड स्टार को धमकी देना या इस तरीके की चीजें करना, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माइंडसेट तो है जो लोगों को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ भी धकेलता है कि यार ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। क्योंकि इतने ही लोग सलमान के साथ खड़े हैं, इतने ही लोग लॉरेंस के साथ खड़े हैं। प्लस माइनस तो आप देखो, 2 पार्टियां चुनाव लड़ती है ना, कोई 10 लोगों के मेंबर से मार्जिन से भी जीत जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस टू कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स कि कौन सही और कौन गलत है। बिना वजह किसी चीज को गलत ठहराना या सही ठहराना मुझे लगता है गलत है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो नाम भी अभी सुने हैं ये कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ऐसे है, कि अभी 2-3 महीने पहले से कुछ मैंने कई न्यूज़ सुनी थी कि जब इनके घर पे फायरिंग हुई थी, तो तब से मुझे ये था कि अच्छा, मैंने जानने की कोशिश करी क्या है। तो मेरी लीक से हट कर के हैं चीज़ें, समझ में ही नहीं आती हैं। मैं तो थोड़ा छोटा बिजनेस चलाता हूँ, मुझे तो ये पता है ये बिजनेस कैसे बनते हैं मुझे ये नहीं पता कि हाँ ये कैसे बनेगा। हाँ, बट वो ये ना, जैसे अभी मैं इस चीज़ को इस तरीके से रिलेट करी थी बिकॉज ये कहीं ना कहीं उसको भी तो कुछ नेगेटिव मोटिवेशन मिली है किसी से। एक मोटिवेशन मेरे अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। आप एक बिजनेस रन करने के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन देते हो, या किसी को और भी चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, जो भी है, आप एक गाइडेंस या एक मोटिवेशन दे सकते हो, उसको नेगेटिव मिली है तो वो उसको इतना ज्यादा इंटरनली करेज कर रही है कि वो इतना अलग लेवल पे लोगों को ब्रॉड लेवल पे थ्रेट्स दे रहा है। ये बहुत बड़ी हिमानी जी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो मुझे समझ में आया, मे बी हो सकता है मैं गलत हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम हिंदू जो लोग हैं, आप मानते हो गाय हमारी माता है, हम गाय की पूजा करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। आपके सामने कोई गाय को मारेगा या उसको परेशान करेगा, आपको दुख होगा। ऐसा सुना है मैंने कि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, उसको अपना देवता मानता है। और अगर कहीं ना कहीं से ये खबर बाहर आई है कि ऐसा किया गया था या ऐसा हुआ है, तो जो लोग समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ तो लोग होते हैं ना जिम्मेदार, जो प्रमुख होते हैं, जो कहते हैं कि भाई नहीं, ये घर के मुखिया हम हैं,
इस परिवार के मुखिया हम हैं, इस समाज को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो वैसे लोगों को ये बुरा लगता है। हाँ ऑब्वियसली है ना? करती है उनको ये हाइट करेगी, हर किसी को करेगी। अगर ऐसा हुआ है तो उनको ये परेशानी होना बहुत लाजमी है, बहुत जायज है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनको ये बात समझना भी लाजमी है कि नहीं हुआ था, मे बी कोई चीज़ है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, कुछ भी है, तो ये इनको बैठ करके सॉर्ट आउट मुझे लगता है कर लेना चाहिए। ये सब लड़ाई झगड़ा, ये आई डोंट बिलीव इन, रिमूव करके। हाँ, इसको सबको हटा करके। नाइस सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको तो लाइफ में बहुत गुरु मंत्र मिले हैं संदीप महेश्वरी से, या जिस भी आप मोटिवेशन स्पीकर को फॉलो करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस लेवल पे पहुंचे, आप कोई गुरु मंत्र हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे तो प्लीज। गुरु मंत्र ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए ना माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो लाइफ में कुछ भी कर जाओगे। नेगेटिव माइंडसेट किल करता है इंसान को। मैंने जितना भी अपनी लाइफ से सीखा है, मैं बहुत नेगेटिव व्यक्ति था, कुछ चीज़ें अभी भी अंदर हैं, वो धीरे धीरे रिमूव मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है लाइफ को ग्रेजुअल प्रोसेस बना करके, ग्रेजुअली समझ करके धीरे धीरे में आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी काम आपको मिला है या कर रहे हो, उस काम में अपना 100% 200% जितना दे सकते हो उतना दो। आपकी जो सफलता है ना, वो कहते हैं ना पीछे भागेगी, मैं कहता हूँ यहाँ सामने रखी होगी ऐसे हाथों में। आप उसको उठाओ, माथे के लगाओ, हाथ जोड़ो, प्रभु का नाम लो, सब स्मूथ चलेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं क्रिटिसाइज करेंगे आपको, क्रिटिक्स पे ध्यान नहीं देना है, क्रिटिक्स पे बिल्कुल ध्यान मत देना, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। वो एक कहावत है कि मेरी मंजिल अगर आसमां में है तो मुझे उसे उतारना होगा, और अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। तो अगर दिमाग में ये है ना कि जुनून है, सब कुछ है जज्बा करने का, तो करो, पॉजिटिव माइंडसेट से करो, यू विल बी सक्सेड। वेरी नाइस सर। एक हमारी एस्ट्रोलॉजी की नीश है, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, सो एक मैं एस्ट्रोलॉजी सेशन आपके साथ करूंगी। आप कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछिए, आप फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आई विल टेल यू, एंड वी विल हैव अ स्मॉल मिनट सेशन। ओके, हाँ जी। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं सर मुझे अपनी। इट इज 7796। 7796। पहले तो सर मैं आपको बता दूं, आप केतु पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं। केतु पर्सनालिटी एक होती है जिसका सर नहीं होता, वो दिल से सोचता है, और जो आपके डिसीजंस दिल से होते हैं ना, वही आगे चल के बूम फैलाएंगे। सो इट्स वेरी गुड पर्सनालिटी। अच्छा है, जो भी डिसीजन आप लें वो क्लेवरनेस से नहीं, दिल से लेंगे तो उतना ही आप लाइफ में सक्सेस होंगे। जी। सर अब आप कोई क्वेश्चंस पूछिए, एनीथिंग यू कैन आस्क। So I want to ask about my married life. I got married recently. So मेरा यही क्वेश्चन है, कैसी चलेगी? According to your cards. की डेट ऑफ बर्थ भी बता दे तो वो तो मैं डेट ऑफ बर्थ से भी बता सकती हूँ। It is 29 August 1995. Yes. वाइफ पकड़ेगी अभी? नहीं 29 अगस्त, ठीक है। मून पर्सनालिटी, आप दोनों ही पहले तो बहुत इमोशनल हो, मतलब यू नो एक इमोशनल पर्सन हो, कि मतलब दिमाग से काम कम लेके दिल से ज्यादा सोचते हो आप लोग दोनों। दिल से कनेक्शन बहुत है, और एक नहीं हर एक चीज को वैसे सोचोगे। और वो बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज हिट कर जाती है ना तो वो दिल पे टच करेगी आप दोनों के। तो बोलते हैं ना, जब वो सेम पर्सनालिटी की दो चीजें हो जाती हैं, हमारी लाइफ भी वैसे ही चलने लग जाती है। तो इमोशनल लाइफ है आप लोगों की, आगे कैसे चलने वाली है वो मैं देख लेती हूँ। कंपैटिबिलिटी इज वेरी गुड, समझोगे एक दूसरे को। बाकी मैं एक बार देख लेती हूँ कि आगे चल के चीजें कैसे चलेंगी आपकी लाइफ में। व्हाट्स द गुड नेम ऑफ योर वाइफ? प्रीति चौहान। प्रीति चौहान, एंड योर नेम इज अश्विनी कुमार। या, इट्स अ लव मैरिज बाय द वे। वेरी नाइस। इंटरकास्ट। लीजिए सर, अब आपको कार्ड चूज करना है एक। जी। कोई भी कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, मतलब 2 या 3 भी कर सकते हैं। सो आई एम चूजिंग 2, ओके? हाँ करेक्ट। 1 and 2। बस यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे। डन। अरे वेरी नाइस। एक और कार्ड से चूज कर लीजिए। ओके, डन। अरे वेरी नाइस सर। देखिए आपका ना खुद का एक मैं बोलूं कॉम्बिनेशन एक ऐसा बैठ रहा है कि आप लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि किंग के और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड निकल के आए। अरे वाह। सो ये दोनों
दोनों कार्ड ही एक जैसे हैं, अरे मैं थोड़ा एक और चूज कर लूं। हाँ बट कहीं ना कहीं उसके साथ ना एक बोलते हैं ना, जब दोनों की मेंटालिटी मैच करती है तो वहां पे एग्जॉस्टेड चीजें भी होती है, मतलब आपका एक क्लैशेस भी बजेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। तो हाँ ठीक है, बोलते हैं ना जब ऊपर नीचे चीजें होती है, आसमान और धरती होती है, तो उसमें हम एक डिसीजन अच्छा बना सकते हैं। बट आप लोग अगर अपनी सोच को एक रखोगे ना सर, यू विल बी लाइक हैव अ हेवन इन योर लाइफ। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में है या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में है, अगर आप साथ मिलके कुछ चीजें कर सकते हैं तो इट इज गोइंग टू बी ब्लास्ट इन कमिंग टाइम। ये ऐसे कैसे हुआ, किंग और क्वीन ही आए हैं? वो आपने चूज किया, आपकी एनर्जी तभी मैच हुई है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, आई थिंक यू शुड प्रोसीड, बट थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्टेड तो आप रहेंगे, ऐसा मत सोचना कि बहुत ही स्मूथ। मैं एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट कि होता है कई बार चीजें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन कैमरा आई एम सेइंग दिस, हैविंग हर बाय माय साइड इन माय लाइफ आई एम ब्लेस्ड। रीजन बहुत सारे हैं, बिकॉज जब मैं इससे नहीं मिला था, आई वाज समबडी की जबान से प्यारे शब्द से ज्यादा गालियां निकलती थी। आई एम स्पीकिंग दिस आउट ऑन कैमरा, बट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कराई हैं मेरी लाइफ में, एंड वेयर एवर आई एम टुडे आई थिंक शी इज़ हैविंग ए ह्यूज रोल इन दैट। जब मैं मिला था तो पैदल चलता था, धीरे धीरे एक अपनी पसंद की अच्छी महंगी वाली बाइक ली, देन आई गोट टू 4 व्हीलर्स, एंड सेकेंड वन इज आफ्टर हर नेम, एंड वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आउट ऑफ माई हार्ट, शी इज़ आई एम लकी टू हैव हर। तभी मैंने बताया कॉम्बिनेशन आप दोनों का किंग एंड क्वीन का ही है, तो फिर आप सोच नहीं सकते कहाँ पहुंच जाओगे आप। तो बस टुगेदर वैसे ही चलना, एक अच्छी सोच से चलना, आप बहुत आगे जाओगे, बस एक दूसरे के साथ में छोड़ना।